तो आज हम कोशिश करेंगे रिसर्च को समझने की। एक जनरल बात करेंगे, जनरल आउटलाइन कि रिसर्च होता क्या है। बिकॉज टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके कई टॉपिक्स आएंगे। रिसर्च क्या है, इसका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका स्कोप क्या है, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर, इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और कब पढ़नी होगी, और टेक्निक्स क्या है। बेसिकली मेन फोकस होगा टेक्निक्स पे कि क्या क्या टेक्निक्स है जिनके माध्यम से हम सोशियोलॉजिकल रिसर्च एक्चुअली फील्ड में जाके करते हैं। तो इसमें आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा, बिकॉज इसमें एक जनरल आउटलाइन की बात करेंगे हम। रिसर्च होता क्या है। अक्सर अगर हम देखते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट रिसर्च, हमारे दिमाग में आती है बात, या तो पीएचडी करता है कोई, कोई एमफिल करता है, और गवर्नमेंट खुद भी इसके आर&डी जिसको आप बोलते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट, सेपरेट डिपार्टमेंट भी होते हैं, तो वो भी रिसर्च करवाते हैं। वो तो तीसरी किस्म हो गई। और इसके अलावा जो सेंसस वाले आपके घर में आते हैं, कभी एजुकेशन डिपार्टमेंट कराता है या सेंसस डिपार्टमेंट खुद भी कराते हैं, जो घर से घर घर जाके इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करते हैं। ये एक एग्जांपल है रिसर्च में। फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल्स देता हूं कि जनरल जो कॉमन मैन होगा, आम आदमी, उसको क्या कॉन्सेप्ट होगा रिसर्च के बारे में, व्हाट ही एनकाउंटर्स इन डेली लाइफ। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और यही एग्जांपल्स आपके लिए भी आएंगी कि कोई एमफिल करेगा, पीएचडी करेगा, ये रिसर्च है। सेंसस वाले रिसर्च करते हैं घर घर जाके, तो वो भी रिसर्च है। तो इसके कई क्या नाम है, बहुत सारी सूरतें होती है जो आपने देखी होंगी, जो जिनका एनकाउंटर आपने अपनी लाइफ में किया होगा। अब यहाँ पे चूंकि टेक्निक की बात हो रही है, तो टेक्निक के हिसाब से हम एक जनरल आउटलाइन की बात करेंगे। जनरल आउटलाइन रिसर्च क्या है, कैसे किया जाता है, उसके लिए कुछ हम सबसे पहले कुछ स्टेप्स बताएंगे। स्टेप्स ऑफ रिसर्च। यूं तो आपको पता होगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि रिसर्च किसे कहते हैं, आपके दिमाग में नेक्स्ट स्टूडेंट के दिमाग में सबसे पहले बात आती है पीएचडी एंड एमफिल, एंड ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो रिसर्च। अब उसको किया कैसे जाता है, इसको एक्चुअली पहले आपको एज ए कॉन्सेप्ट समझना होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप रिसर्च कैसे करते हो। इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे इन स्टेप्स के द्वारा के माध्यम से। सबसे पहला स्टेप जो होता है, जब आप भी रिसर्च शुरू करते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च। अब ये जो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, ये सिर्फ एमफिल पीएचडी में आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, ये सिर्फ सेंसस में आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, ये आपको हर किसी जगह जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च है, डिफरेंट जो डोमेन्स आप जिसको कह सकते हैं, रिसर्च के डिफरेंट डोमेन्स में आपका जनरल आउटलाइन रिसर्च का यही होता है। ये स्टेप्स जो जिनकी हम बात करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहला जो होता है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक बोलो, या हम इसको रिसर्च की लैंग्वेज में टेक्निकली सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं। रिसर्च टॉपिक या रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करना, सबसे पहला काम यही होता है। तो इसमें करते क्या है आप, इसमें आप एक टॉपिक चूज करते हैं सिंपली, या तो आप खुद चूज करते हैं या आपको टॉपिक दिया जाता है। से फॉर एग्जांपल आप पीएचडी करने के लिए जा रहे हो, तो वहां पे आपको कभी कभार आपका खुद का टॉपिक अप्रूव हो जाता है, कभी कभार यूनिवर्सिटी आपका टॉपिक चेंज करती है, या यूनिवर्सिटी ही खुद आपको टॉपिक दे देती है। लेकिन टॉपिक पे यहाँ पे से मैं स्टेप नंबर 2 पे जल्दबाजी नहीं करूंगा। यहाँ पे एक चीज बताऊंगा कि मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च एंड माई एक्सपीरियंस, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक is the most crucial step in the whole research process. Because अब आप नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं कि सर मैंने पीजी कंप्लीट किया, अब क्या करना है सर, मुझे अब पीएचडी करनी है या एमफिल करनी है। तो ठीक है सर, मैंने टॉपिक चूज कर लिया। क्या टॉपिक चूज कर लिया, मैं ट्राइबल्स पे काम करूंगा, या मैं विडोज पे काम करूंगा, मैं प्रोस्टिट्यूशन पे काम करूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे हिसाब से, आई विल शेयर एन एक्सपीरियंस विथ यू। मेरे पास आते हैं स्कॉलर्स, आते हैं या कॉल करते हैं, सर रिसर्च टॉपिक बताइए। तो फ़ोन पे मैंने आपके साथ ये एग्जांपल शायद शेयर भी की है। तो पिछली बार लगभग 2 महीने पहले मुझे कॉल आया, एक कोई अलीगढ़ से करना चाहता था, कुलगाम से लड़का था, उसको करना था पीएचडी। तो अब मुझे कॉल कर रहा है, सर मुझे टॉपिक दीजिए। मैंने उसको कहा कि आपके पास 1 घंटा है, मेरे पास आओ, मेरे घर में आ सकते हो, चाय पिलाऊंगा, कॉफ़ी पिलाऊंगा, और 1 घंटे में फ्री लेक्चर दे दूंगा।
ये इसलिए बिकॉज ये इतना आसान नहीं होता जितना आप इसको आसान समझते हो कि भाई चलो मैंने टॉपिक चूज कर लिया, अब चलो ठीक है मैं इस पे पीएचडी कर लूंगा। तो मैंने जो पहले बात की मैं इसको रिपीट करूंगा, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन द होल रिसर्च प्रोसेस। अब क्यों? अब वो समझेगी कि क्यों। टॉपिक ही तो सिलेक्ट करना है, कोई कुतुब मीनार थोड़ी बनाना है। कुतुब मीनार से भी ज्यादा सख्त काम है ये। देखिए क्यों। आपने टॉप से फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है और इसने टॉपिक चूज किया प्रोस्टिट्यूशन, या इसने टॉपिक चूज किया इंसिस्ट या टैबो या विडोहुड। अब औरत जात थोड़ी सी इमोशनल है, अब आप अभी इंटरव्यू कर रही है, इंटरव्यू में ये कुछ इमोशनल क्वेश्चंस आएंगे, से फॉर एग्जांपल विडोज, वार विडोज पे रिसर्च हो रहा है, तो अभी इंटरव्यू ले रही है तो इसने क्वेश्चंस पूछे, तो जिसका ये इंटरव्यू ले रही है वो रो रही है, उसने रोना शुरू कर दिया, अब इसने भी रोना शुरू कर दिया, तो दोनों रोने लगे। रिसर्चर भी यानी कि स्कॉलर भी रो रहा है या रो रही है, और रेस्पोंडेंट भी रो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसी तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। से फॉर एग्जांपल दूसरी कि आपको देखना है कि इसमें जो पैसा लगने वाला है, फंड्स की अवेलेबिलिटी वो आपके पास है, वो है। अगर आप जेआरएफ, आप स्कॉलर हो, जेआरएफ आपने किया हुआ है, आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। अब अगर आप जेआरएफ नहीं हो और आपने कोई एक्सपेंसिव रिसर्च टॉपिक लिया है, ऐसा टॉपिक जिसपे आप क्या नाम है आपके फंड यूटिलिटी ज्यादा है, फंड ज्यादा लगेंगे, तो वो आपको पहले ही कंसिडर करना है ना। वो पॉइंट रिसर्च टॉपिक चूज करने से पहले वो चीज भी आपको करनी है कि आपके पॉकेट में जो फंड्स अवेलेबिलिटी है वो है बराबर है या नहीं है। बिकॉज अगर उसकी सिकैरिटी, उसकी कमी आपको होती है तो फिर आपको रिसर्च छोड़ना पड़ेगा। तो वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात वो जियोग्राफिकल आता है कि जियोग्राफी आपने फॉर एग्जांपल किसी ने अंटार्कटिका में लिया, चलो जी मैं जाऊंगा अंटार्कटिका में, एस्किमोज लोग रहते हैं, मैं एस्किमोज के पे रिसर्च करूंगा, और यहाँ पे उनका टेम्परेचर भी माइनस होता है। या फॉर दैट मैटर लद्दाख में जाएगा तो लद्दाख में तो सर्दी रहेगी, सहारा डेजर्ट में जाएगा, सहारा में तो बहुत गर्मी लगेगी। तो ये चीज आपको कंसिडर करनी है। इनकी वजह से रिसर्च से भागना नहीं है, लेकिन इनको कंसिडर करना है। तो ये रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करने से पहले बहुत सारी चीजें होती है ऐसी, जो मैं आपको एक एक करके गिनवा रहा हूं कि वाई दे आर इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा जिसका इंपैक्ट आता है, दैट इज योर साइकोलॉजी, योर बायोकेमिस्ट्री जिसे आप बोलते हो। इस पे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि अगर कोई वैष्णव लड़की है, ये एच एम जॉनसन की एक किताब आती है सोशियोलॉजी, उन्होंने एग्जांपल दी है कि एक वैष्णव लड़की है, वैष्णव बोलते हैं जो अंडा सुंडा मांस मच्छी दूध दही कुछ भी नहीं खाते हैं। अब ये वैष्णव लड़की है, अभी इसको आप कंज्यूमरिज्म का टॉपिक दे दोगे, सोशियोलॉजी की स्कॉलर है, इसको आप कंज्यूमरिज्म का टॉपिक दे दोगे, कंज्यूमरिज्म अमंग मुस्लिम्स, तो कंज्यूमरिज्म में इसको, या एटिकेट खाने पीने के आदाब, ये इसको कंज्यूमरिज्म पे रिसर्च करना है, या कल्चरल वैल्यूज या एटिकेट के पे रिसर्च करना है, खाने पीने के रिलेटेड मुस्लिम्स में। अब खुद तो ये अंडा नहीं काटती है, अब मुसलमान लोग तो वो बड़ा मांस भी खाते हैं, छोटा मांस भी खाते हैं, तो देयर मे अराइज सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हर, जिसको आप बोलते हो कॉमेंसैलिटी बोलते हैं हम, खाने पीने की रिलेशनशिप्स जो होती है। तो ये चीज आपको कंसिडर करना है कि आपका रिसर्च टॉपिक आपके साइकोलॉजी के मुताबिक हो तो बेहतर है। बिकॉज बाद में उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको वाजवान में जाना है, उसको जो मुसलमान लोग जैसे काटते हैं, कैसे पकाते हैं, ये सब कुछ इसको रिकॉर्ड करना होगा, डाटा कलेक्ट करना होगा, तो उस टाइम इसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी तरह से और एक जो टेक्निकल आपको समझना है, दो चीजें होती है रिसर्च में एक्चुअली, तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ये इसी की बात हो रही है, चूजिंग ए रिसर्च टॉपिक या चूजिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। उसी में मैंने आपको कहा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अभी हम पहली स्टेप पे हैं, रिसर्च की बात कर रहे हैं, पहला ही स्टेप है हमारा सिलेक्शन या चूजिंग ऑफ रिसर्च टॉपिक। तो बहरहाल और क्या चीज होती है, ये ऑब्जेक्टिविटी जो मैंने बोला, और आपको ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी बोलते हैं हम जब आपके अंदर के इमोशंस, आपके खुद का बिलीफ, आपके अपने जो वैल्यूज होते हैं, जब वो आपके रिसर्च में आड़े आए, कुछ प्रॉब्लम खड़ी करें, उसको हम सब्जेक्टिविटी बोलते हैं। वो एक अलग डिबेट है, शायद आपको पढ़ना भी है, सब्जेक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी, वो अलग ही भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना याद रखें कि सब्जेक्टिविटी बोलते हैं हम जब आपका, बिकॉज वी आर ह्यूमंस,
हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी में तो हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे रिसर्च करते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जो हम रिसर्च करते हैं, एक जो रिसर्च करता है वो तो खुद भी इंसान है, जिन पे रिसर्च हो रहा है जो रेस्पोंडेंट्स है वो भी इंसान है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके खुद के इमोशंस, बिलीफ्स, वो चीज़ ज़रूर आ जाते हैं आपकी रिसर्च में। इस पर भी एग्जाम्पल दूंगा, मेरे पास एग्जाम्पल्स की कमी नहीं होती है माशाल्लाह। एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि आप खुद फॉर एग्जाम्पल आप सलफ़ी सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका टॉपिक जो है वो बरेलविज़म के ऊपर है, श्राइनिज़ के ऊपर है। तो खुद तो आप सलफ़ी हैं, आपने टॉपिक लिया बरेलविज़म का, या उल्टा आप खुद बरेलवी सेक्ट से हैं, आपने शाफी के रिलेटेड कोई टॉपिक लिया हुआ। तो यहाँ पे आप पर्सनली जो है इनके अगेंस्ट हैं। 2 मिनट के लिए एग्जाम्पल के तौर पे, आपकी आइडियोलॉजी, आप शाफी हैं, बरेलवियों के साथ मैच नहीं करती है। तो जब आप रिसर्च लिखना शुरू करते हैं तो यहाँ पे आप, जिसको हम बोलते हैं करप्शन इन रिसर्च, यहाँ पे इनिशिएट हो जाता है, क्योंकि आप सच बात लिखते नहीं हो। आपके अंदर के जज्बात, इमोशंस, जो आपकी खुद की फीलिंग्स है, खुद का जो बिलीफ है, जो प्री कंसेप्शन जिसे आप बोलते हो, जो आप खुद की आइडियोलॉजी है, वो चीज़ आपके रिसर्च में ज़रूर आती है और आप फैक्चुअल रिसर्च नहीं करते हैं। जब ये फैक्चुअल नहीं रहेगा, जब इसमें करप्शन आएगा, इमोशनल करप्शन, साइकोलॉजिकल करप्शन, तो उसको हम कहते हैं कि आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी पे आधारित नहीं है, आपके रिसर्च में सब्जेक्टिविटी है। तो ये चीज़ भी आपको कंसिडर करनी पड़ती है। इसके अलावा और एक पॉइंट जो आपको रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करने से पहले कंसिडर करना पड़ता है कि रिव्यू, जो आपका लिटरेचर अवेलेबल है या नहीं है। से फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी में, टैबू। टैबू मीन्स एनीथिंग, एनी एक्शन विच इज एक्सट्रीमली बैन्ड और एक्सट्रीमली प्रोहिबिटेड इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी। टैबू फॉर एग्जाम्पल सुअर का गोश्त खाना, इट इज अ टैबू अमंग मुस्लिम सोसाइटीज। तो आपने ये ऐसा कोई टॉपिक लिया है जो जिसके बारे में रिसर्च बहुत कम हुआ है, या इंसिस्ट, दूसरी एग्जांपल हो सकती है इंसिस्ट मीन सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन ब्लड किन्स, ये तो हराम है, ये टैबू है। तो ऐसा टॉपिक लिया आपने जिसपे मटेरियल है ही नहीं, तो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी कि मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। तो ये थी कुछ बातें, जो हमारा पहला स्टेप था सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक, उसमें किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाके आप कोई टॉपिक सिलेक्ट करो। ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए सिलेक्ट करो, उसके बाद आगे चलो। अब आपका टॉपिक सिलेक्ट हो गया, आपने ट्राइबल्स का टॉपिक लिया, आपने कल्चर का लिया, आप कल्चर पे काम करोगे। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप जो आपका होगा दैट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब आप लिटरेचर रिव्यू करना शुरू करें, जिसको आप स्टूडेंट की लैंग्वेज में समझो कि आप बुक्स रीड करना शुरू कर दोगे आपके टॉपिक के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है द ट्राइबल्स ऑफ ब्रेंग एंड कुठाड़, द ट्राइबल पीपल ऑफ ब्रेंग एंड कुठाड़, ए कल्चरल एनालिसिस फॉर एग्जांपल। तो अब आपको ब्रेंग और कुठाड़, कोकरनाग एरिया जो है, सारा ब्रेंग है, यहाँ से शांगस एरिया, यहाँ में आपको देखना है कि यहाँ पे ट्राइबल लोग कितने हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, कल्चर क्या है, वैल्यूज एंड नॉर्म्स वगैरह क्या है। तो दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, आप इसके रिलेटेड जितना भी लिटरेचर अवेलेबल होगा, बुक्स होंगी, बहुत सारी बुक्स होती हैं, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, तो वो आप उनका रिव्यू करोगे, आप उनको पढ़ोगे और उनका मटेरियल आप उनका ज़ेरॉक्स भी करोगे। मैं स्टूडेंट की लेवल पे आपको समझाता हूँ चीज़ें, एक तो होती है टेक्निकल, दूसरा होता है आपकी लेवल पे। तो आपकी लेवल पे आप क्या करोगे, बुक्स ढूंढोगे, लाइब्रेरीज में जाओगे, क्या नाम है, मटेरियल ढूंढोगे, जर्नल्स ढूंढोगे और ऑनलाइन भी सर्च करोगे। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑनलाइन मटेरियल होता है, वो उसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं। उससे आपको आइडिया आता है कितना रिसर्च हुआ है और किन किन टॉपिक, किन किन डोमेन्स के रिलेटेड, किन किन डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे रिसर्च हुआ है, मुझे कौन सा एस्पेक्ट लेना चाहिए, मुझे कौन सा फर्दर इसको ले जाना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेप है, पहला सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक, दूसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये हो गया। अब आपने रिव्यू कर लिया, लिटरेचर भी आपके पास सारा का सारा मौजूद है। तीसरा स्टेप आपका आएगा फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब आपने रिव्यू किया बुक्स का, सारा कुछ देखा, अब आपको ये पता चला कि किस किस डोमेन में काम हुआ है, रिसर्च हुआ है। अब आप
खुद के अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे कि मुझे क्या करना है, मैं किन डोमेन्स पे काम करूंगा। फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल लेंगे हम दोबारा कि आपने ट्राइबल पीपल ऑफ ब्रेंग एंड कुठाड़, आपने देखा कि इनके मैरिज के रिलेटेड काम हुआ ही नहीं है, बाकी एस्पेक्ट्स पे हुआ है, तो आप मैरिज के रिलेटेड अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करोगे, 3 ऑब्जेक्टिव्स, 4 ऑब्जेक्टिव्स, 5 ऑब्जेक्टिव्स, जिन पे मेन फोकस आपका रहेगा आपके सारे के सारे रिसर्च प्रोसेस में, चाहे ये 2 साल चले, 3 साल चले, जिन इस सारे टाइम में जिन पॉइंट्स पे आपका फोकस रहेगा उनको ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। वो आपको पहले फॉर्मुलेट करने पड़ते हैं, वो आपको सेट करने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हाइपोथेसिस, डिवाइजिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाना है आपको कि आपके रिसर्च में आप एक छोटी थ्योरी बनाते हैं कि भाई मेरी थ्योरी ये है। फॉर एग्जाम्पल मेरी थ्योरी है कि इनका जो मैरिज सिस्टम है इट इज डिजेनरेटिंग विथ मॉडर्नाइजेशन, that the marriage system among tribals is degenerating or it is assimilating with modernization। कोई 2 या 3 हाइपोथेसिस आप बनाते हो, आप अपनी थ्योरीज प्रपोज करते हो कि मुझे यूं लगता है कि मेरा हाइपोथेसिस ये है। अभी वो हाइपोथेसिस आपने उस पर काम किया नहीं है, अभी वो गेस है, इट इज ए हाइपोथेटिकल गेस कि यूं होगा, शायद यूं है। वो 2 या 3 या 4 हाइपोथेसिस पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, उसके बाद हाइपोथेसिस के मेरा ये मानना है, मेरा हाइपोथेसिस ये है, 3-4 हाइपोथेसिस आप सेट करते हो। उसके बाद उन हाइपोथेसिस को इन द एंड जब रिसर्च खत्म होता है फिर तय हो जाता है कि आपके जो आपने हाइपोथेसिस बताए थे पहले कि वो क्या नाम है रिजेक्ट हो गए या वो एक्सेप्ट हो गए। यानी कि आपको रिसर्च के दौरान ही फिर पता चलेगा कि मेरा हाइपोथेसिस करेक्ट निकला या नल एंड वाइड निकला। तो दोनों सूरतें, अगर वो नल एंड वाइड निकलता है उसका मतलब ये नहीं कि आपके रिसर्च गलत है, नहीं, उसका इट कम्स ईदर वे, या तो आपका हाइपोथेसिस सही निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पीएचडी की और मैंने ये हाइपोथेसिस रखा था कि कल जितना मॉडर्नाइजेशन इंक्रीज होगी उतना कश्मीरी ट्रेडिशन और कल्चर खत्म हो जाएगा। ये मैंने हाइपोथेसिस रखा, 2 मिनट, इट्स एन एग्जांपल। और फिर जब मेरा रिसर्च कंप्लीट हो गया तो मेरा हाइपोथेसिस जस्टिफाई हो गया कि जी बिल्कुल यही सिचुएशन है, यही सिचुएशन रही है कि जितना मॉडर्नाइजेशन इंक्रीज हुई है कश्मीर में उतना हमारा ट्रेडिशन एंड कल्चर डिजेनरेट हुआ है, एसिमुलेट हुआ है। ये तो हो गई आपकी हाइपोथेसिस। अब आपको टेक्निकल स्टेप पे आना है, चौथा 5वां स्टेप जो है दैट इज मेथडोलॉजी। सिलेक्टिंग यूर रिसर्च मेथड, यूर रिसर्च टूल। आप टूल कौन सा यूज करोगे, रिसर्च मेथड कौन सा यूज करोगे। आप इंटरव्यू के माध्यम से करोगे, आप क्वेश्चनायर दे दोगे, आप इंटरव्यू शेड्यूल यूज करोगे, आप क्या नाम है सर्वे मेथड यूज करोगे, बिकॉज देयर आर सो मेनी डिफरेंट टेक्निक्स। आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो उसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करोगे, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है डिफरेंट मेथड्स ऑफ डूइंग सोशल रिसर्च, जिनको आप मेथडोलॉजी भी कहते हो। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। इसी में आप 2-3 चीजों का जवाब देते हो, व्हाट यू विल डू, व्हेन यू विल डू, हाउ यू विल डू एंड व्हाई यू विल डू इट। इसको कहते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथड चूज करना कि आप कौन सा मेथड यूज करोगे, दैट डिपेंड्स अगेन ऑन योर रिसर्च टॉपिक। फॉर एग्जांपल अगर आपका रिसर्च टॉपिक पॉपुलेशन के रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल कोकरनाग में कितनी हाउस होल्ड लेवल पे पर हाउस होल्ड कितने लोग लिटरेट हैं और कितने लोग इलिटरेट हैं, लिटरेट में किसने कितनी पढ़ाई हासिल की है, पीएचडी कितने हैं, एमफिल कितने हैं, ग्रेजुएट कितने हैं, मैट्रिक कितने हैं और बिलो मैट्रिक कितने हैं। अगर आपका ये ऐसा टॉपिक है तो फिर आप नेचुरली आपका जो मेथड होगा दैट विल बी क्वेश्चनायर मेथड और इंटरव्यू शेड्यूल, 2 में से आप एक करोगे। तो इट डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च टॉपिक की आपके मेथडोलॉजी क्या होगी। अब आपने मेथडोलॉजी भी सिलेक्ट की, इसके बाद आपको फिर सैंपलिंग करनी है। द नेक्स्ट स्टेप इज सैंपलिंग। सैंपलिंग कहते किसे हैं हम, जब भी सोशोलॉजी में आप रिसर्च करते हैं तो आप, जैसे मैंने 2-3 एग्जांपल्स दी, कल्चर ऑफ गुजर्स एक एग्जांपल है, विडोज, एजुकेशन इन कोकरनाग वगैरह वगैरह। इसमें आपको बहुत बड़ा इलाका दिया जाता है जिसको आप चूज करते हो। से फॉर एग्जांपल आपका इलाका पूरा कोकरनाग और ब्रेंग और कुठाड़ है, जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी उसी को ले लेंगे।
ब्रैंग और कुठार, चूंकि ये ब्रैंग और कुठार में से फॉर एग्जांपल 10,000 हाउस होल्ड्स हैं, क्या आप पूरे के पूरे 10,000 हाउस होल्ड्स में एक एक करके रिसर्च करने के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए जाओगे? नहीं। इसके लिए हम सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपलिंग होते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग होती है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग होती है, नॉन स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, वो हम अलग से सैंपलिंग में पढ़ाएंगे। तो आप अपने टॉपिक के हिसाब से और आपकी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, इसको हम रिसर्च में पॉपुलेशन बोलते हैं। जो ओवरऑल साइज होगा आपका, जो ओवरऑल जिसको आप एरिया बोलोगे, एरिया ऑफ रिसर्च, आप पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट नहीं करते हो, ना वो पॉसिबल होता है, क्योंकि रिसर्च में टाइम भी लिमिटेड होता है और फंड्स भी लिमिटेड होते हैं। तो इसलिए आप सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग सिंपली मीन्स चूज करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने क्या नाम है, मटर जो है, मटर के दाने बिखरे हुए हैं किसी प्लेट पे, और इनका, या मटर से बेहतर एग्जांपल होगी दोज बीड्स मनके या लाल फल जिनको आप बोलते हो, ये अलग अलग कलर के हैं। तो इनमें रेड भी है, व्हाइट भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, डिफरेंट कलर्स। तो आप सैंपलिंग किसे कहते हैं? अब से आपको बोला जाएगा सिर्फ ग्रीन चूज करो, आप ग्रीन को एक एक करके बाहर निकालोगे। यू विल चूज ओनली ग्रीन। हालांकि इसमें बहुत सारे कलर हैं, आप सिर्फ ग्रीन करोगे या ब्लू करोगे या पर्पल या पिंक चूज करोगे। इसी तरह से आप अपनी सारी की सारी जो आपका एरिया ऑफ रिसर्च होता है, पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च होती है, उसमें से कुछ चूज करते हैं। वो टेक्निक क्या होती है, हम क्यों चूज करते हैं कुछ, उसको किस बेसिस पे चूज करते हैं, वो आप डिफरेंट क्या नाम है, अलग से आपको सैंपलिंग में पढ़ाएंगे। तो सैंपलिंग फिलहाल आप इतना समझो दैट सैंपलिंग में हम जो हमारा सारे के सारे रेस्पॉन्डेंट, द टोटल नंबर ऑफ रेस्पॉन्डेंट्स अगर है फॉर एग्जांपल 1 लाख, इन 1 लाख में से हम चूज करते हैं 10,000, या 10,000 में से चूज करते हैं 100, या 100 में से चूज करते हैं 10, या 10 में से चूज करते हैं 1। तो फिर उसको उस पर स्टडी करते हैं, फिर उसको हम जनरलाइज करते हैं। दिस इज कॉल्ड सैंपलिंग। अब आपकी सैंपलिंग भी हो गई, अब आपको एक्चुअली फील्ड में जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी डाटा कलेक्शन, जिसको आप फील्ड वर्क भी कहते हो। तो इसमें आप सिंपल है, घर घर जाते हैं, उन्हीं अपने जो सैंपलिंग के दौरान आपने चूज किए हैं, उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं हाउस होल्डर्स के पास, उन्हीं फैमिलीज के पास, उन्हीं रेस्पॉन्डेंट्स के पास अपना डाटा कलेक्ट करते हो, उस मेथड से जो मेथड आपने चूज किया होगा। चाहे क्वेश्चन पूछने हैं, इंटरव्यू करना है, शेड्यूल आपने चूज किया है, तो फिर आप डाटा कलेक्ट करते हो। एक तो ओरिजिनल डाटा, जिसे प्राइमरी डाटा बोलते हैं आप, बुक्स, जर्नल्स वगैरह, और दूसरा सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा भी होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों। आप बुक्स के से भी कलेक्ट करते हो और फील्ड वर्क से भी कलेक्ट करते हो। तो डाटा कलेक्शन में आप सिंपली अपना डाटा कलेक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन जमा करते हो, रिसर्च के रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन। इसके बाद अब आपका डाटा भी कलेक्ट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मीन्स डाटा को समझना। आपको समझ क्या आएगा, आप यूं ही स्कॉलर नहीं बनेंगे, आपको यूं ही डॉक्टरेट नहीं लगाया जाएगा, पीछे डॉक्टर नहीं लगाया जाएगा। अब आपको डाटा को इंटरप्रेट करना होगा कि मसला है क्या, आपका रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढना है, आपका हाइपोथेसिस ढूंढना है, आपके ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करना है, इसको समझना है। इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। एनालिसिस में आप क्या करते हैं, टेबल्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, पाई चार्ट्स बनाते हैं, परसेंटेजेस निकालते हैं, इसको खुद लिखते हैं, इंटरप्रेट करके फिर खुद अपनी फाइंडिंग्स इसमें लिखना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद जो स्टेप आएगा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के बाद, दैट इज फाइंडिंग्स को लिखना, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड सजेशंस। इसमें न सिर्फ आप अपने फाइंडिंग्स लिखते हैं कि आपने क्या पाया, आपको क्या मिला, और बल्कि आप सजेशंस भी मांगते हैं लोगों से, कंसर्नड जो स्टेक होल्डर्स होंगे, स्कॉलर्स होंगे, बल्कि कम्युनिटी के वो खुद के लोग, कि भाई मैंने ये पाया, ये मुझे लगा, कि आप इसमें के रिलेटेड अपनी सजेशंस लाओ, और फिर आप इसमें ही अपना कंक्लूजन भी डालते हो कि फाइनली आपका कंक्लूसिव रिमार्क्स है क्या, आपका, जिसको आप इंग्लिश पोएट्री में जिसको आप समरी बोलते हो, समरी आप लिखते हैं। और लास्ट स्टेप जो होता है दैट इज रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें आप एक्चुअली फिर एक्चुअल रिसर्च लिखते हो। चाहे आप इसको बुक की फॉर्म में लिखो अपनी रिसर्च को, चाहे आप इसको
थीसिस जो नॉर्मली होती है, थीसिस की सूरत में लिखो या किसी जर्नल में रिसर्च पेपर एज ए रिसर्च पेपर इसको पब्लिश कराओ। तो बहुत सारे रिपोर्ट राइटिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। थीसिस है, बुक है, जर्नल है, रिसर्च पेपर है, या किसी सेमिनार में जाके आप अपना रिसर्च का जो जितना भी आपने फाइंडिंग्स की है वो आप उसको वहाँ पे प्रेजेंट करते हो। तो ये सारे स्टेप्स आएंगे। मैं रिपीट करता हूँ, पहला स्टेप था सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक या रिसर्च प्रॉब्लम, दूसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, देन डिवाइजिंग हाइपोथेसिस, उसके बाद मेथोडोलॉजी, देन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के बाद डाटा कलेक्शन और फील्ड वर्क, then analysis and interpretation, then findings, conclusion and suggestions, और फाइनली रिपोर्ट राइटिंग। तो होप आपका जो है आज का टॉपिक आपको सही से समझ आएगा। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे वो भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। और इस आज के टॉपिक में जितने किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट्स में डालें और उनका आंसर बिल्कुल बखूबी दिया जाएगा।